नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सोयाबीन से सोया दूध और अन्य खाद्य उत्पाद तैयार करने वाली मशीन के बारे में। साथ ही मिलवाएंगे 105 वर्षीय एक सफल महिला किसान पपल्लम से। साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। सोयाबीन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। यही वजह है कि दुनिया भर में मानव पोषण और पशु आहार में इसकी काफी बड़ी भूमिका है। जहां सोयाबीन से बने तेल का काफी इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं सोया दूध भी अब अपनी पहचान बना रहा है और इसीलिए सोया मिल्क प्लांट भी अब लगने लगे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सिनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मेसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते रहते हैं। फीड दर को 20 किलो प्रति घंटा दर पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचलन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। रांची जिले के कामरे में स्थित मेसर्स श्री श्यामा काली एंटरप्राइजेज ने दूध और टोफू के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। वे हर दूसरे दिन लगभग 70 लीटर सोया दूध और 10 किलो टोफू तैयार कर रहे हैं। बाजार में 1 लीटर सोया दूध 40 रुपए, जबकि 1 किलो टोफू 150 से 200 रुपए में बिक रहा है। जबकि दूध की उत्पादन लागत 15 रुपए और टोफू की 50 रुपए आती है। इस तरह श्यामा काली एंटरप्राइजेस को साल भर में 5,91,500 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। इसके अलावा इस संयंत्र में 5 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पंजाब के होशियारपुर में मेसर्स एग्रो सोया मिल्क ऑर्गेनिक प्लांट गंभावोल है, जो हर दूसरे दिन करीब 100 लीटर सोया दूध और 60 किलो टोफू का उत्पादन कर रहा है, जिससे हर साल 13,10,400 रुपए की शुद्ध कमाई हो रही है। इसी तरह बैंगलोर के मेसर्स लव सोय फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने सोया दूध, टोफू और पाउडर के प्रसंस्करण के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र लगाया है। ये हर साल करीब 20 टन सोया दूध पाउडर और 3 से 4 टन टोफू तैयार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के राजसमंद में मंथन सोया प्रोडक्ट्स हर दूसरे दिन लगभग 50 लीटर सोया दूध और 25 किलो टोफू का उत्पादन कर रहे हैं।
जिसे बेचकर उन्हें साल भर में 4,95,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है अब कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि दलहनी फसलों में इस समय कौन कौन से कृषि कार्य किए जा सकते हैं। खरीफ की दलहनी फसल में बारिश का पानी जमा न होने दें। फसल में उपयुक्त विधि से जल निकासी की व्यवस्था करें। मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, सोयाबीन की फसलों में फूल आने पर मृदा में नमी बनाए रखें। फसल में नमी बनाने से फूल झड़ते नहीं, मोटे दानेदार और अधिक फलियों वाली उपज भी प्राप्त होगी। दलहनी फसलों में आवश्यकता अनुसार कीट व रोग नियंत्रण का कार्य करते रहें। फसल में फलीछेदक कीड़े का प्रकोप दिखने पर 600 मिलीलीटर एंडोसल्फोन 34 EC या 300 मिलीलीटर का फलियां आने पर छिड़काव करें। फसल में पानी खड़ा ना होने दें। कीट रोग पनपने पर मोनोक्रोटोफास 36 SL को 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। हेलिकोवर्पा की सुंडी की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अरहर में बुआई के 45 से 50 दिन तक खरपतवारों की रोकथाम जरूर करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक सफल महिला किसान से कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता और इसकी जीती जागती मिसाल हैं प्रगतिशील महिला किसान 105 वर्षीय पपल्लम, जो काफी कम उम्र से खेती से जुड़ी हुई हैं। जैविक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए साल 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। पपम्मल 105 वर्षीय तमिलनाडु के रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान है।
पपम्मल अपने उम्र की अपने क्षेत्र की एकमात्र अकेली किसान है जो कि जैविक खेती करती हैं। पपम्मल कृषि के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती हैं। उनके पास 2.5 एकड़ खेत हैं जिसमें वो प्रतिदिन खेती करती हैं। साथ ही ये तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं। पपम्मल जैविक खेती के प्रति बेहद जागरूक हैं। साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इनकी जैविक खेती के प्रति रुझान और जैविक खेती को बढ़ावा देने में किए गए सफल प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। पपम्मल का जन्म 1914 में देवलपुरम गांव के विल्लामल और मरुतचला मुदलियार के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था। विरासत में उन्हें एक दुकान मिली जिससे शुरुआत में इन्होंने व्यवसाय किया। उससे जो भी मुनाफा हुआ उससे इन्होंने गांव में लगभग 10 एकड़ जमीन खरीदी और तभी से खेती करना शुरू कर दिया। पपम्मल इस खेत में बाजरा, दलहन और सब्जियों की खेती करती थी। जैविक खेती में पपम्मल शुरुआत से ही गहरी रुचि रखती थी। साथ ही जैविक खेती के विकास के लिए कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में बड़ी ही उत्सुकता से शामिल होती थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रही थी। वर्ष 1959 में पपम्मल थेक्कमपट्टी पंचायत की पार्षद चुनी गई। कर्मादाई पंचायत संघ में पार्षद के रूप में भी इनका चुनाव हुआ। पपम्मल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सदस्यता भी रखती हैं। पपम्मल का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की जा सकती है। इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को भी जैविक खेती में बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। 105 वर्षीय पपम्मल जैसी सफल महिला किसान खेती से जुड़े सभी प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। तिलहनी फसलों में सरसों की अपनी ही अहमियत है। सरसों से बने तेल का काफी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सरसों की खेती से जुड़े लोग काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इसकी खेती से। अगर सरसों की बुआई अभी तक आपने नहीं की है, बुआई करना चाहते हैं, तो आपको इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कई बार खरीफ की फसल की बुआई कुछ कारणों की वजह से नहीं होती और जिस वजह से खेत खाली रह जाते हैं। और कुछ किसान भाई जो फरवरी के माह में गन्ना लगाना चाहते हैं या फरवरी में अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं या जनवरी के माह में प्याज या लहसुन की खेती करना चाहते हैं, ऐसे किसान भाई भी अपनी खेतों को खाली रखते हैं। तो ये खेत जो है वो ये सितंबर के माह से लेके और जनवरी के माह तक खाली रहते हैं। और ऐसे में कम समय में पकने वाली भारतीय सरसों की अगर प्रजाति लगाई जाए तो किसान भाई एक अतिरिक्त फसल भी ले सकते हैं और उनको अच्छा लाभ भी मिल सकेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने ऐसी प्रजातियों का विकास किया है जो कि कम समय में पक जाती हैं। इनमें सबसे पहली प्रजाति है पूसा अग्रणी जो कि 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत पैदावार 13.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद दो और प्रजातियों का विकास किया गया जो कि पूसा तारक और पूसा महक हैं और ये दोनों प्रजाति करीब करीब 110 से 120 दिन के बीच में पक जाती हैं और इनकी औसत पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में रहती है। एक सबसे कम समय लेने वाली प्रजाति जो कि 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है उसका नाम है पूसा सरसों 25 और इसकी औसत पैदावार 14.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा एक और प्रजाति है पूसा सरसों 27 जो कि 110 से 15 दिन में पकती है और इसकी औसत पैदावार करीब करीब 15.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इन सभी प्रजातियों में जो नवीनतम प्रजाति है वह है पूसा सरसों 28 और यह प्रजाति 105 से 110 दिन के बीच में पक जाती है और ये 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। इन सभी प्रजातियों को हम 15 सितंबर के आसपास इनकी बुआई कर सकते हैं और ये करीब करीब जनवरी के पहले हफ्ते में खेत को खाली कर देते हैं। कम अवधि में पकने वाली अगेती फसलों के कुछ मुख्य लाभ हैं जिसमें कि एक सबसे महत्वपूर्ण कीट है जिसको माहू या
चेपा के नाम से जाना जाता है, इस कीट का प्रकोप नहीं होता और यह फसल आमतौर पर बीमारियों रहित रहती है। किसान भाई ध्यान दें कि एक मुख्य कीट जो इस समय आता है वह है पेंटेड बग, जिसको बगराडा के नाम से भी जाना जाता है, और यह फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे फसल की बुआई हुई नहीं, तो ये कीट हमेशा अंकुरण के समय आता है और फसल को नष्ट कर देता है। तो ऐसी अवस्था में वो 5% मेलाथियान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। भुरकाव हमेशा सुबह के समय करना चाहिए, जिससे कि पत्तों पर थोड़ी नमी होती है और पाउडर अच्छी तरह पत्तों पर चिपक जाता है और एक लंबे समय तक फसल को पेंटेड बग की से बचाता है। अगेती किस्में जो कि कम समय में पक जाती हैं, इन किस्मों को लगाकर किसान 3 फसलें एक साल में ले सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कृषि जगत से जुड़ी कुछ गतिविधियों के बारे में जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। पूरी दुनिया में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा और भारत इसकी अगुवाई करेगा। भारत में पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और साल 2023 के मद्देनजर और भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो आइए जानते हैं किस तरह के ठोस कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन जरूरी है। दुनिया भर में कुपोषण की समस्या का बड़ा कारण पोषण युक्त भोजन की कमी है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसकी पहल भारत ने की थी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन को 2018 में प्रस्ताव भेजा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी और इसकी अगुवाई की जिम्मेदारी भी भारत को ही सौंपी। इस पूरी कवायद का मकसद खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि खान पान और स्वास्थ्य की बदलती स्थितियों के बीच पोषक अनाज का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे पोषक अनाज के विकास के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2018 में इसका राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था और एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए कदंदों को पोषक अनाज के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उप मिशन शुरू किया गया। कदंद मूल्य श्रृंखला में राज्य सरकारों और हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और देश में 18 बीज उत्पादन केंद्र और 22 बीज हब स्थापित किए गए। साथ ही सरकार की ओर से तकनीकी का हस्तांतरण और मूल्य संवर्धित उत्पादों को विकसित करने के लिए मिलेट्स के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, सेहत से भरपूर मिलेट्स को पोषण मिशन अभियान में भी शामिल किया गया है। मिलेट्स के बहुत से कृषक उत्पादन संगठन भी बनाए गए हैं और भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान ने खेत से थाली तक मिलेट्स पर एक पूरी मूल्य श्रृंखला तैयार की है। इन कदमों का अच्छा असर हुआ है, खास तौर से पैदावार के क्षेत्र में। 2017-18 में मिलेट्स की पैदावार 164 लाख टन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गई है।
उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। 2017-18 में प्रति हेक्टेयर 1163 किलो मिलेट्स उपज रहे थे, जो अब 1239 किलो हो गए हैं। इसी तरह 2017-18 में मिलेट्स का निर्यात 219,80,000 अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 247,30,000 डॉलर हो गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में हाल के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 2023 में साल भर कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा और इससे पहले भी अनेक कार्यक्रम शुरुआती रूप से किए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसानों की आमदनी बढ़ाने से सुधरेगा उनका खान-पान और पोषण विषय पर राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा और किस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है, इसके बारे में जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। हमारे देश में 19.5 करोड़ लोग कुपोषण की शिकार है। कुपोषण की सबसे बड़ी वजह गरीबी और भुखमरी है। केंद्र सरकार इसी पर ध्यान दे रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि आय बढ़ने से किसान परिवार अच्छे खान पान पर ज्यादा खर्च करने की स्थिति में होंगे और अच्छा खान पान उनकी सेहत में सुधार करेगा। कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मानकर चल रही है। दूसरी ओर भारत में खाद्यान्न का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है और हमारा देश गेहूं, चावल, दाल और कपास जैसी फसलों की उपज के मामले में शीर्ष उत्पादकों में गिना जाता है। इसके अलावा हम दूध उत्पादन के क्षेत्र में पहले, जबकि गन्ना, मूंगफली, फल और सब्जियों की पैदावार के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। बस मुद्दा गरीबों का उच्च पोषण और गुणवत्ता वाले आहार तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। कैलाश चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 3 स्तर पर काम हो रहा है। 1, उत्पादन में लगातार वृद्धि, 2, खाद्य आपूर्ति की समुचित व्यवस्था और 3, सभी के लिए भोजन तक पहुंच, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। हमारे देश में 4 करोड़ 70 लाख बच्चों का कुपोषण की वजह से शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, यानी हर 10 में से 4 बच्चे शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या से जूझ रहे हैं। कुपोषण के सबसे ज्यादा शिकार गरीब लोग हैं। इनमें भी छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि कुपोषण की समस्या से बाहर आने के लिए 2017 में राष्ट्रीय पोषण नीति बनाई गई थी, जिसके तहत 0 से 3 साल तक के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2022 तक 3% घटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या हर साल 2% कम करना और एनीमिया से पीड़ित बच्चों, किशोरियों और महिलाओं की संख्या को 3% कम करने की योजना है। आज के दौर के किसान खेती किसानी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और ऐसे में सरकार ने कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं ताकि किसानों के लिए जरूरी सूचनाएं मुहैया कराई जा सके। और ऐसा ही एक मोबाइल ऐप है फसल बीमा मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप से किसान किस तरह से लाभ ले सकते हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी किस तरह की जानकारी इस ऐप से मिल सकती है, आइए जानते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। ये ऐप बीमित किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करती है।
बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया और दोबारा आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।